अब देखें, हमने कह दिया कि फिनॉल अम्लीय है। अब फिनॉल मॉलिक्यूल में ज़रूरी नहीं कि फिनॉल का मॉलिक्यूल अकेला होना, इसमें ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन पे या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा हो सकता है या इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह जुड़ा हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में यही पढ़ना है कि फिनॉल की अम्लता पर, उसकी एसिडिटी पर ये जो ग्रुप जुड़े होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला या देने वाला, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो टॉपिक की हेडिंग वही है कि फिनॉल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला हम देखते हैं, अगर फिनॉल की रिंग में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन को लेने वाले कौन कौन से ग्रुप होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, CN जो साइनाइड ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, और X यानी कि कोई हेलोजन लगा हो वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जुड़ा है, ये मैंने खाली ये यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, मैंने इसको एरो करके बता रखा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जुड़ा है तो होता क्या है, देखो आपको पता है कि ये ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है वो बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा और बेंजीन की रिंग ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगी। अब ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को, कोई इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये किसी और से खींचने का ट्राई करेगा। तो ये ऑक्सीजन जो है वो ये जो बीच ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे H पॉजिटिव इजीली निकल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप अगर फिनॉल की रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसके कारण H पॉजिटिव H पॉजिटिव का निकलना आसान हो जाता है, यानी कि फिनॉल की अम्लता बढ़ जाती है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। देखो, फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति दिखा के फिनेट आयन बनाता है, और अगर इस रिंग में ये फिनेट आयन सपोज उसने बना लिया और इस रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव आयन को बैलेंस करेगा ना, क्योंकि वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा और रिंग ऑक्सीजन से लेगी, ऑक्सीजन अपने ऋणावेश को अंदर देगा तो अनुनाद संरचनाएं बनेगी, यानी कि ऑक्सीजन पर जो एक्स्ट्रा जो ऋण आवेश है वो स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप की वजह से। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर फिनॉल की रिंग में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो वो क्या कर देता है, फिनेट आयन के स्थायित्व को बढ़ा देता है या ऑक्सीजन पर आने वाले ऋण आवेश को स्टेबल कर देता है। ठीक है, तो इसको यानी कि उसकी अम्लता, फिनॉल की अम्लता बढ़ जाती है अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जुड़ा हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखें कि इसमें से कौन ज़्यादा अम्लीय है। कौन ज़्यादा अम्लीय है में एक पहले इसमें लिख रखा है, क्या पहला स्ट्रक्चर बना हुआ है फिनॉल का और दूसरा बना हुआ है ये क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो आपको पता है कि ये NO2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है जुड़ा है, तो ये अम्लता को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, अब अम्लता को बढ़ाएगा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ देखें कि पहले तो मॉलिक्यूल में इसको सिमिट्री पसंद है। सिमिट्री क्या है, मतलब यहाँ पर आप इसको बीच लाइन से काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, है ना। दूसरी चीज़, यानी कि मैं शुरू से बताती हूँ, देखो अगर आप इनमें कंपैरिजन करो तो फिनॉल और जिनमें भी नाइट्रो ग्रुप लगा है उनमें से नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ ज़्यादा अम्लीय है पहले तो, ठीक है, तो फिनॉल तो सबसे कम अम्लीय हो गया, ठीक हो गया। अब ये ऑर्थो, मेटा और पैरा वाले में से कौन ज़्यादा अम्लीय है, तो यहाँ पर पैरा वाला ज़्यादा अम्लीय होता है बच्चों। क्यों, क्योंकि जो ये आप अगर ऑर्थो वाले को देखेंगे तो ऑर्थो वाले में OH और NO2 बहुत पास पास हैं। पास पास होने के कारण ये रिपल्सन करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं, जिससे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, अस्थायी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो अम्लता होती है वो यहाँ पर किसकी होती है, पैरा नाइट्रोफिनॉल की होती है। पैरा नाइट्रोफिनॉल के बाद फिर दूसरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आएगा और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बाद तीसरा मेटा नाइट्रोफिनॉल आएगा। क्यों मेटा नाइट्रोफिनॉल की अम्लता कम इसलिए होती है क्योंकि ये जब आप इसकी अनुनाद संरचनाएं बनाए जाते हो तो आपने इससे पहले अनुनाद संरचना बनाई थी, आप देख रहे हैं मेटा पोजीशन पे कभी ऋणावेश नहीं आता है। ऋणावेश कहाँ पर आता है, ऑर्थो पोजीशन पे आता है, या फिर पैरा या फिर यहाँ पर वाली ऑर्थो पोजीशन पे आता है। तो मेटा पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा, हमको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है कि मेटा पर नाइट्रो लगा है तो उससे अम्लता में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब थोड़ा बहुत चलो लेने वाला ग्रुप जुड़ा है तो हम फिर भी इसकी अम्लता फिनॉल से ज़्यादा कंसिडर करते हैं, और सबसे कम अम्लता किसकी होगी, फिनॉल की होगी।
ठीक है। तो अगर अम्लता की हम कहें तो सबसे ज़्यादा अम्ली जो ये 1 नंबर वाला होगा, फिर अम्ली ये 2रा नंबर वाला, फिर ये 3रा नंबर वाला, फिर ये 4था नंबर वाला, ठीक है, जिसको ये नंबर दे रखे हैं वो ज़्यादा, यानी कि पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा अम्ली है, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, देन मेटा नाइट्रोफिनॉल है और सबसे कम फिनॉल है, ठीक है। अब क्या होता है जब ये फिनॉल में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो क्या होगा, देखो ये जो फिनॉल का में अगर इसका हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि इसने अम्लीय प्रवृत्ति दिखा दी, तो ऑक्सीजन पे ऋण आवेश आएगा। अब ऑक्सीजन बेचारा अपने ऋण आवेश को सोच रहा है कि कोई मेरा ऋण आवेश को ले लेता तो स्टेबल हो जाता। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जुड़ा होता तो वो इसके ऋण आवेश को स्टेबल करता, लेकिन और भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा और रिंग ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगी, तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो अम्लता घट जाएगी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अम्लता घट जाती है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो अगर फिनॉल की रिंग में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगी, और ऑक्सीजन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को क्यों लेगा, है ना, तो H पॉजिटिव के निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यानी कि फिनॉल की रिंग में अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा है तो उसकी अम्लता में कमी आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, देखो कि एक है फिनॉल है, दूसरा है क्या, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलुइन, मेटा हाइड्रोक्सीटोलुइन और पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन, ठीक है। इनमें से ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो हम देखते हैं, देखो सबसे ज़्यादा अम्लीय तो इसमें ऑलरेडी फिनॉल होगा, क्यों, क्योंकि फिनॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं जुड़ा है, बाकी में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा है तो वो अम्लता को कहीं ना कहीं कम करेगा, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय तो कौन होगा, फिनॉल होगा। सेकेंड नंबर में यहाँ पे जो अम्लीय होता है वो ये मेटा पोजिशन पे लगा CH3 होता है, क्योंकि मेटा पोजिशन वाला अपना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाता है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर जुड़ा भी है मेटा पोजीशन पे तो ये ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो दूसरे नंबर पे कौन ज़्यादा अम्लीय है, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है। फिर उससे ये कम अम्लता की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा अम्लीय है, फिर ये है, फिर तीसरे नंबर में जो अम्लीय होता है वो बच्चों पैरा ये वाला ग्रुप होता है, और चौथे नंबर में ये होता है, ठीक है। क्यों, अच्छा आपने ऑर्थो को पहले क्यों नहीं लिया, अब यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े ग्रुप जुड़े भी नहीं हुए हैं, ठीक है। NO2 तो बड़ा ग्रुप था, डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर तो इतने बड़े ग्रुप जुड़े भी नहीं हुए हैं, तो क्या होता है, देखो ये जो CH3 है वो कैसा प्रभाव दिखा रहा है, आप जानते हैं CH3 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इसको प्लस आई प्रभाव हम कहते हैं, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो जितनी दूरी बढ़ती जाती है उतना I+I का प्रभाव कम होता जाता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देने किसके हैं, बेसिकली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप थोड़ी दूरी पर ले आया है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का जो प्रभाव है वो दूरी के साथ कम होता जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा अम्लीय है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव इसको ज़्यादा मिलेगा तो ये कम अम्लीय है। तो नंबर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा अम्लीय ये, फिर ये सबसे ज़्यादा अम्लीय ये, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। तो ये ऑर्डर है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये ऑर्डर आता भी है एग्जाम में, ठीक है। तो फिनॉल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव हमने देखा। अब हम फिनॉल की कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं। देखें, सिंपल सी रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक चूर्ण के साथ की जाती है, जिंक के डस्ट के साथ की जाती है और इसे गर्म करते हैं तो फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ की जाती है तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन में ही इसको यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक हो गया। नेक्स्ट है फिनॉल की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ की जाए, ये NH3 क्या है, अमोनिया है, अभी तक तो आई जाना चाहिए, जिसको नहीं आ रहा है दिक्कत है उसके लिए। हाँ, फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं निर्जली ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन, तो ये बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2 आ जाता है और इस पूरे मॉलिक्यूल को एनिलीन बोला जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा ये रिएक्शन, क्योंकि आपका एनिलीन आगे जब आप जाते हैं तो ये जब आपकी केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर को आप देखेंगे तो वहाँ एनिलीन के निर्माण में भी आपको इसको ध्यान में रखना है। तो फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई ZnCl2 की उपस्थिति में तो एनिलीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फिनॉल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई, एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर होता क्या है, ये हाइड्रोजन और ये Cl निकल जाएगा और ये कहाँ से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O से यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि O C डबल बॉन्ड O
CH3 ऐसे जुड़ जाएगा तो यहाँ पे एक एस्टर का निर्माण होता है। ये OCO जो बॉन्डिंग होती है ये एस्टर का निर्माण हुआ है। इसका नाम क्या बोलेंगे? फिनाइल एसीटेट। इस पूरे ग्रुप को CH3COO नेगेटिव को एसीटेट बोला जाता है। तो फिनाइल एसीटेट जो कि एक एस्टर है। तो यहाँ पर फिनॉल से एस्टर का निर्माण भी हो रहा है, देखें, ठीक है। नेक्स्ट, फिनॉल की रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हुआ? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये पूरा एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो फिनॉल के साथ करते हैं तो ये पूरा ग्रुप निकल जाता है, देखें, ये फिनॉल का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये पूरा ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OH निकल जाता है, एसिटिक एसिड अलग निकल जाएगा और आपको ये बचा क्या? ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड CH3, यानी कि ये फिनाइल एसीटेट दोबारा आपको मिल जाता है। तो फिनॉल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराओ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराओ, आपको एस्टर प्राप्त होता है। यहाँ HCl प्राप्त होता है, यहाँ एक्स्ट्रा एसिटिक एसिड भी प्राप्त होता है, ठीक है। नाम लिखिएगा क्योंकि अभी आप लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो जो भी रिएक्शंस हैं उनके नीचे नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करते हैं तो सिंपल ये होता है, देखो यहाँ इसका हाइड्रोजन और इसका एल्किल पार्ट मिल जाते हैं, तो ये C2H6 है, यानी कि एक एल्केन बना देंगे और OMgBr यहाँ पर लग जाएगा। तो ये सिंपल सी भी रिएक्शन है। नेक्स्ट है, देखो, फिनॉल की रिएक्शन जब हम FeCl3 के साथ करते हैं तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसमें फिनेट आयन 6 हैं और एक Fe लगा हुआ है। होल में मॉलिक्यूल में 3 पॉजिटिव आवेश है, तो एक ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 के साथ जब होती है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका कलर क्या होता है? बैगनी कलर का होता है। तो ये यूज़ होता है, ये रिएक्शन यूज होती है फिनॉल के टेस्ट में, जिसको फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं। तो फिनॉल की रिएक्शन मतलब आपको पता नहीं है, जैसे कोई आपको कंपाउंड दे दिया, आपको पता नहीं है क्या है, आपने उस कंपाउंड को पानी में घोला और उसमें FeCl3 डाला और उसका बैगनी कलर आ गया, तो आपको पता चल जाएगा वो पक्का वो कंपाउंड क्या है? फिनॉल है। तो फिनॉल के टेस्ट में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिनॉलिक समूह के कारण होने वाली ये इतनी सारी रिएक्शन थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बेंजीन, फिनॉल के बेंजीन रिंग के कारण होने वाली अभिक्रियाएं को पढ़ेंगे। छोटे छोटे उसमें ही ये वीडियो को हम कवर करेंगे, ठीक है।